हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन का समय अभी जैसा कि आपको पता है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। नेट का एग्ज़ाम जैसे कि आप सबको पता है 26 जुलाई नेट का एग्ज़ाम डेट डिसाइड हुआ है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट किया जाएगा 26 जुलाई को। स्टूडेंट्स और जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रियदर्शन गौतम अपने चैनल फंडामेंटल बायोलॉजी में आपके बीच में जिससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th क्लास से रिलेटेड है, जिसमें से मैक्स टू मैक्सिमम क्वेश्चन बैठते हैं और जो डीपली जो पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, वो भी मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। टॉपिक्स आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में कोडिंग फॉर्म में दी हुई है, पर उनको हमें डिकोड करना या इनकोड करना हमारा है कि हमें कहीं से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। आज अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जिसे आपने देखा होगा सीबीएसई या एनसीईआरटी गाइडलाइन में, जिसे 12th में दिया हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास का एक चैप्टर है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको आज मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपके बीच में डिस्कस करूँगा कि मेल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को जैसा कि आप सबको पता है मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन में डिवाइड किया गया है। मेल रिप्रोडक्शन का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर अपने बोर्ड पे आपको एक डिस्प्ले किया हुआ है, जिसको हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको उसको समझाऊंगा एक्चुअली होता क्या है। ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्शन में ये ऊपर वाला हम जो राउंडेड ओवल शेप में पार्ट देखेंगे, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जहाँ किडनी से यूरिन पास आउट होकर यूरेटर्स के थ्रू राइट और लेफ्ट यूरेटर से थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन इकट्ठा होता है। ये यूरिन आगे जाके एक कॉमन पैसेज जिसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम याद रखेंगे, इसको आगे जाके मैं थोड़ा इसके बारे में और आपको क्लियर करूंगा। यूरेथ्रा के थ्रू ग्लांस पेनिस और पेनिस के थ्रू सिक्रेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ब्लड आता है। इसके नीचे मैंने मार्किंग की हुई है सेमिनल वेसिकल्स, जिसके थ्रू 75% ऑफ सेमिनल फ्लूइड बनता है। सेमिनल फ्लूइड जिसे सीमन भी बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस से बने हुए जो स्पर्म होते हैं वो पाए जाते हैं। व्हाइट कलर का सेमिन व्हाइट क्रीमिश कलर का सेमिन फ्लूइड होता है। नीचे यहाँ देखेंगे सेमिनल वेसिकल के नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसके नीचे फिर हम देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड भी पाई जाती है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप ये देखते हो ये टेस्टिस होते हैं। मेल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक मेल कैंडिडेट मेल पर्सन के अंदर 2 टेस्टिस, मतलब जिसे हम रशन भी बोलते हैं हिंदी में, 2 टेस्टिस पाई जाती है, राइट और लेफ्ट टेस्टिस। इस टेस्टिस के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये इससे जुड़ा हुआ पोर्शन पाया गया जिसे हम एपिडिडाइमस बोलते हैं। एपिडिडाइमस में क्या होता है, स्पर्म जो है कंटिन्यूसली, क्योंकि हमें पता है जो प्यूबर्टी का टाइम होता है 12 से 14 साल के बाद जब मेल के अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, तो जो स्पर्म प्रोडक्शन है एक स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्म बनने तक का लगभग 70 से 75 दिन का जो टाइम लगता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्पर्म है कंटिन्यूसली बन रहे हैं, ये इसकी काउंटिंग में आपको बताऊंगा कि पर डे में एक मेल के अंदर कितने स्पर्म डेली बनते हैं। तो ये जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम डेली अपना यूरिन पास आउट कर रहे हैं। स्पर्म सीमेन तो रेगुलरली पास आउट होता नहीं है, क्योंकि वन टाइम में केवल वन फ्लूइड ही पास आउट हो सकता है, या तो आपका यूरिन है या सीमेन है। तो क्या होता है कि ये जो स्पर्म कंटिन्यूसली मिलियंस ऑफ मिलियन के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं वो एपिडिडाइमस में स्टोर रहता है। उसके नीचे आप देखेंगे टेस्टिस, और इन दोनों को टेस्टिस और एपिडिडाइमस को कंटिन्यूसली दोनों को कंबाइंड रूम में मिला के हम बोलते हैं टेस्टिकल। आप अगर कहीं पे भी एग्जाम में अगर ये टर्म्स देखते हैं कि टेस्टिकल क्या होता है, तो स्टूडेंट टेस्टिकल को एपिडिडाइमस और टेस्टिस को हम कंबाइंड पोर्शन में टेस्टिकल के नाम से बोला जाता है। टेस्टिकल मतलब एपिडिडाइमस प्लस टेस्टिस। इसके बाद बात करते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं, आपने देखा होगा मेल के अंदर जो अगर हम पेनिस की बात करते हैं तो एक हार्ड फॉर्म में होता है, वो हार्ड फॉर्म जो मसल्स के थ्रू होता है वो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जिसको हार्डन देते हैं। इसके ऊपर बात करें तो मैंने बताया था आपको बर्बोरियोथल और कॉपर ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड रूम में। तो ये एक पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। इसके आगे मैं आपको थोड़ा इसमें एक जो पॉइंट्स आप बताना चाहूँगा वो आप नोट करेंगे कि एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंसी होती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्शन को लेकर। पहला मैं बताऊंगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड सीमेन।
मतलब एक ये ऐसा कॉमन पैसेज है जहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम कॉमन पैसेज होता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे यूरेथ्रा को। दूसरा मैं आपको बताने चाहूँगा कि क्या ह्यूमन्स के अंदर मेल की बात करें, क्योंकि हम मेल रिप्रोडक्शन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाई जाती है, मतलब 2 वर्षन पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट साइड, और ये दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। ये टर्म्स याद रखेंगे आप। स्क्रोटम क्या होता है? एक सिंपल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने देखा होगा बेबीज में, देखा होगा जब बेबीज एम्ब्रियो आफ्टर बर्थ निकलता है तो छोटे चाइल्डहुड स्टेज में आप लोग देखते हैं कि जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। और ये टेस्टिस जो है एक एम्ब्रियो के अंदर, जब एम्ब्रियो अपने यूरेथ्रा के अंदर डेवलप हो रहा है, तो ये टेस्टिस 7 to 8 वीक 7 to 8 वीक से बनना स्टार्ट होता है। और 7 to 8 जो इस टेस्टिस का डेवलपमेंट है 7 to 8 वीक से स्टार्ट होता है, और 7 से 8वें महीने के अंदर ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, या आफ्टर बर्थ के बाद भी ये टेस्टिस, जैसा देखते हैं कि कोई मेल चाइल्ड का अगर बर्थ होता है, कोई एम्ब्रियो डेवलप होता बनता है, या आगे अगर नियोनेट बनता है, तो जो टेस्टिस है वो 7 से 8वें महीने में एम्ब्रियो के अंदर या आफ्टर बर्थ भी उसमें एंटर करते हैं। ये कंडीशन होती है जनरली हम देखते हैं कि एक मेल कैंडिडेट के अंदर 2 तरह की 2 ही टेस्टिस पाई जाती है। अगर इनकेस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये टेस्टिस 2 से ज़्यादा है, जैसे बोलते हैं 2 के अलावा 3 टेस्टिस पाई जाती है, तो उसको हम पॉलीऑर्गेनिज्म बोलते हैं। पॉलीऑर्गेनिज्म क्या होता है? अगर मोर देन 2 टेस्टिस अगर मेल कैंडिडेट के अंदर मोर देन 2 टेस्टिस अगर पाई जाती है उसे पॉलीऑर्किडिज्म बोलते हैं। अगर सिंगल टेस्टिस पाई जाती है तो उसे मोनोऑर्किडिज्म बोलते हैं। और अगर मेल के अंदर दोनों टेस्टिस अगर फ्यूज पाई जाती है, अगर दोनों टेस्टिस फ्यूज्ड है, जैसे हम कहते हैं स्क्रोटम के बीच में एक स्क्रोटम सेप्टम होता है जो उन दोनों टेस्टिस को डिफरेंशिएट करता है ताकि वो दोनों आपस में फ्यूज ना हो, उसे अगर ऐसी कंडीशन में दोनों टेस्टिस फ्यूज पाई जाती तो उसे हम सिनऑर्किडिज्म के नाम से बोलते हैं। ये क्लिनिकल कंडीशंस है। मोनोऑर्किडिज्म मतलब एक ही टेस्टिस का पाया जाना, पॉलीऑर्किडिज्म मतलब 2 से ज्यादा टेस्टिस का प्रेजेंट होना, सिनऑर्किडिज्म मतलब कि अगर दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज्ड हैं। तो ये क्लिनिकल कंडीशंस जो कि नीट के एग्जाम में कभी भी पूछ ली जाती है। एक बेसिक सी चीज जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, टेस्टिस का वेट। एक टेस्टिस का वेट 14 ग्राम के लगभग होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लगभग एक टेस्टिस के अगर हम एक टेस्टिकुलर ट्यूबल्स की बात करें, एक टेस्टिकुलर ट्यूबल्स की बात करें, मतलब 1 ग्राम टेस्टिकुलर ट्यूबल्स की बात करें तो लगभग 1 सेकंड के अंदर 1000 स्पर्म्स बनते हैं। 1 ग्राम टेस्टिकुलर ट्यूबल्स के अंदर 1000 स्पर्म बनते हैं 1 सेकंड में। अगर हम दोनों टेस्टिस की बात करें तो लगभग 1 सेकंड के अंदर इसको, अगर हम 2 टेस्टिस की बात करें तो लगभग 1 सेकंड के अंदर 28,000 स्पर्म जनरेट होते हैं, 28,000 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो देखा जाए तो लगभग एक दिन के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म डेली प्रोड्यूस होते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म बनने में लगभग 70 से 75 दिन का टाइम लगता है। तो जैसे सपोज बच्चों में जब 12 से 14 साल के बाद स्पर्म बनना डेवलप होता है तो ये रेगुलरिटी जैसे चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये बनना स्टार्ट हो गया और 70-75 बाद दिन दोबारा स्पर्म बनना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। हर डे हर सेकंड ये स्पर्म कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमस क्यों स्टोर होते हैं? क्योंकि वहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टोरेज, वहाँ पर मैचुरेशन होता है, स्टोरेज होता है, वहाँ पर उनको प्रॉपरली एनर्जी मिलती है। स्पर्म अपनी एनर्जी
फ्रक्टोज शुगर से, जो स्पर्म के अंदर एनर्जी होती है वो फ्रक्टोज शुगर के कारण होती है। और जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज होती है। सिर्फ लेमन की बात करें, अगर हम सॉरी ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स के अंदर फ्रक्टोज, उसके अंदर ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। इस वजह से बोला जाता है जितने भी फ्रूट्स हैं हमें खाने चाहिए, जिससे स्पर्म हेल्दी बने रहते हैं। इसमें हाँ